नमस्कार दोस्तों, स्वाभिमान के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें की थी और अंततः यह जाना था कि भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। यस, भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है और इसमें 3 मेंबर्स थे जिसको हम लोगों ने कोड के माध्यम से याद भी किया था। PAS पास, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 को इस मिशन का आगमन भारत में होता है। 24 मार्च 1946, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बातें कर ली थी। इस कैबिनेट मिशन को 2 कार्य के तहत भारत में भेजा गया था। मुख्यतः 2 कार्य के तहत कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में हुआ था। एक तो संविधान सभा का गठन और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन, जिसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का गठन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में। और जो अंतरिम सरकार के गठन वाली बात है वो जनरली हम लोग जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या जब उसका क्लास चलेगा तब वहाँ पर वो बातें बहुत डीप में होगी। फिलहाल हम लोग आज अपना कंसंट्रेशन करते हैं संविधान सभा की तरफ। इतना आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 तो याद एकदम होना ही चाहिए। 1946 इसके 2 कार्य थे, एक तो संविधान सभा का गठन करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना, ठीक है। अब जब भी कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर संविधान सभा है, सभा का मतलब ही क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों का समूह, कुछ स्पेशल विशेष लोगों का समूह। तो संविधान सभा भी क्या है? कुछ लोगों का समूह है, कुछ विशेष लोगों का समूह है ऑब्वियसली, जो करेगी क्या? संविधान का निर्माण करेगी, भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत या कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, क्योंकि जब बाद में भारत का विभाजन होगा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, उसके बाद फिर स्थिति परिस्थिति कुछ चेंज होगी, कुछ नहीं बहुत अधिक चेंज होगी और फिर संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जब हम आज बात कर रहे हैं 1946 में जब हम हैं, तो उस समय कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए। अब एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि ये 389 का ऐसा ऑड आंकड़ा क्यों है? 390 ले लेते, 400, 410, 420, ये ऐसा क्यों है? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत लगभग मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आने थे संविधान सभा में। मोटे तौर पर लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में आने थे, ठीक है। उस समय लगभग भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, 40 करोड़। तो उस हिसाब से भी 400 सदस्य आने चाहिए थे, लेकिन आ रहे हैं 389 ही। तो मैंने क्या बोला? लगभग मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब मान लिया किसी प्रांत में, किसी प्रोविंस में या किसी प्रिंसली स्टेट में 50-51 लाख की जनसंख्या है, तो यहाँ से भी कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। मान लिया किसी प्रोविंस में, किसी स्टेट में आपको 60 लाख या 62 लाख है, तो वहाँ से भी कितने आएंगे? इसी तरह से 6 आएंगे। तो इस तरीके से मोटे तौर पर 10 लाख पर
एक संख्या निर्धारित की गई थी और इस हिसाब से टोटल कितने निर्धारित की गई थी 389 की सदस्य संख्या संविधान सभा में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत निर्धारित की गई थी। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में आने थे और इस हिसाब से टोटल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी तो 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के संविधान सभा के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 389 को भी हम 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, करेंगे। एक तो इसमें 2 तरह के सदस्य हैं। कुछ सदस्य वहाँ से आएंगे जो उस समय भारत में प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत जिसे बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन चल रहा था, ब्रिटिश प्रांत, प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस से आपको टोटल 296 मेंबर आने थे। प्रांत का मतलब है जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन चल रहा था, जैसे बिहार है, बंगाल है, असम है, मध्य प्रांत है, आपको बम्बई है, मद्रास है, आपको ये वाला जो ये सब जो है उसे हम लोग प्रांत कहते हैं। टोटल 11 प्रांत थे उस समय। 11 प्रांत से टोटल 296 मेंबर आने थे और बाकी आपको प्रिंसली स्टेट जिसे देसी रियासत कहते हैं, देसी रियासत से 93 आने थे। देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट जहाँ पर राजा महाराजा का शासन चल रहा था। बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय। ठीक है, जो कहीं ना कहीं थे तो ब्रिटिशर्स के अधीन ही थे, लेकिन वो अपने हिसाब से राजकाज कर रहे थे और जो ब्रिटिशर्स का जो वहाँ पर टैक्स वैक्स का मामला था वो उसे हैंडल करते थे। वो बात की बात है। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से 296, देशी रियासत से 93, इसे अगर आप ऐड करेंगे तो 389 का आंकड़ा आपको मिल जाएगा। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 296 में मेनली जो 292 हैं ये आपको प्रांत से आ रहे हैं, प्रोविंस से। 11 प्रोविंस हम लोगों ने बात की अभी, जैसे बिहार है, मध्य प्रांत है, आपको संयुक्त प्रांत है, बम्बई, मद्रास, असम, पंजाब, ये। और इसमें 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त के प्रांत कहलाते थे। ये मुख्य आयुक्त के प्रांत का मतलब सिंपली ये है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा यूटीज है, यूटी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, उस समय में मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे। तो मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 मेंबर आने थे। ये टोटल कितने हो गए? 296 हो गए। ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये 296, जिसमें 292 प्रांत से 11 प्रांत और 4 लोग आने थे, 4 सदस्य आने थे मुख्य आयुक्त के प्रांत के, प्रोविंस ऑफ चीफ कमिश्नर। इसका मतलब सिंपली ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उस समय में मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे। उस समय में 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे। आपको चारों का नाम भी याद होना चाहिए। आपको चारों का नाम अगर पर ध्यान दें तो एक है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा का एरिया राजस्थान में पड़ता है। एक है बलूचिस्तान, एक है कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है आज के समय में, और एक है दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत हुआ करते थे और यहाँ से टोटल 4 सदस्य संविधान सभा में आने थे। अब देखिए, मैंने अजमेर को सबसे पहले लिखा,
डी दिल्ली जो आज देश का कैपिटल है उसे मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया, ऐसा क्यों है? इसे याद करने के परिप्रेक्ष्य से ABCD, A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के एरिया राजस्थान में पड़ता है। बलूचिस्तान हम 1946 की बात कर रहे हैं, उस समय में विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए ये भारत का ही पार्ट था, अभिन्न अंग था, लेकिन आज ये पाकिस्तान में है। कुर्ग कर्नाटक के एरिया में आज भी है, और दिल्ली तो पता ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, और ये देशी रियासत से 93 सदस्य आने थे संविधान सभा में। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ये सदस्य आएंगे कैसे? क्या जो उस समय के जो नामी ग्रामी नेता लोग थे, लीडर्स लोग थे, वो ऐसे ही आ जाएंगे अपने से, या उन्हें इनवाइट करके लाया जाएगा, या उनका चुनाव होगा, क्या कैसे आएंगे? तो इसमें ध्यान देंगे कि ये जो 96 सदस्य हैं, ये जो 96 सदस्य हैं, 296, इनका निर्वाचन होगा, इनका निर्वाचन होगा, ये इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। और ये जो देशी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट से जो 93 मेंबर आने हैं संविधान सभा में, ये मनोनीत होकर के आएंगे, यानी कि इनका कोई इलेक्शन नहीं होगा। मनोनीत करेंगे कौन? तो जो देशी रियासत के जो प्रमुख हैं, जो राजा महाराजा हैं, वही क्या करेंगे? मनोनीत करके इन्हें संविधान सभा में भेज देंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ना ही पूरी तरीके से निर्वाचित संस्था थी, निर्वाचित सभा थी, और ना ही पूरी तरीके से मनोनीत मनोनीत का मतलब होता है कि इनका यहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, तो उनका निर्वाचन तो नहीं होता है। तो मनोनीत का मतलब निर्वाचन इन लोगों का, ये 93 लोगों का निर्वाचन नहीं होगा। ये यहाँ के राजा के द्वारा, शासक के द्वारा डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे संविधान सभा में। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ना ही पूरी तरीके से निर्वाचित बॉडी थी, ना ही पूरी तरीके से मनोनीत बॉडी थी। तो ये कैसी थी? आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत। ये कई बार प्रश्न आता है कि संविधान सभा कैसी सभा थी, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और इस संदर्भ में हम क्या सेलेक्ट करेंगे? आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक मनोनीत थी। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों को सदस्य के बारे में समझ में आ गई। इस स्लाइड में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कितने सदस्य थे? टोटल 389 सदस्य थे। उसके बाद कितने कितने सदस्य प्रांत से आने थे और कितने सदस्य देशी रियासत से आने थे? तो 296 और 93। 296 को भी हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। 292 प्रांत से आने थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत। और 4 कहाँ से आने थे? मुख्य आयुक्त के प्रांत से आने थे। कितने प्रांत मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे? 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत हुआ करते थे, जिन्हें हम लोगों ने याद भी किया ABCD कोड वर्ड के माध्यम से: अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम जानेंगे कि क्या संविधान सभा के लिए कुछ सीटें आरक्षित भी थी क्या? हम लोग अक्सर आज भी देखते हैं कि सीटें आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, या और भी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तो क्या उस समय में भी कुछ सीटें आरक्षित थी क्या? इसको जानने का हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर रिजर्व्ड सीट की बात करते हैं संविधान सभा में, रिजर्व्ड सीट की बात करते हैं तो आपको 2 याद रखना है, एक तो मुस्लिम और एक दूसरा सिख। मुस्लिमों के लिए 79 सीटें क्या थी? आरक्षित थी, और सिखों के लिए 4 सीट। बाकी जो शेष बच गया वो क्या था? सामान्य सीट था। सामान्य का मतलब इन सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, या कोई भी संप्रदाय के हो। ये थी 213।
इसको अब ध्यान दीजिएगा, ये रिजर्व सीट मीन्स चुनाव के लिए जो सीट क्या है, रिजर्व्ड है। अब चुनाव कितने पर होना है, 296 पर होना है, तो अगर इनको आप ऐड कीजिएगा तो आपको 296 मिल जाएगा। बाकी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, बाकी 93 सीट पर चुनाव नहीं होने हैं, उनका वहाँ पर क्या होना है, मनोनयन होना है राजाओं के द्वारा। अब अगर चुनाव की बात करते हैं, संविधान सभा का चुनाव आपको जुलाई अगस्त 1946 में होता है इलेक्शन कहाँ पर, किन सीटों के लिए, ये 296 सीटों के लिए जो प्रांतों के लिए था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आता है कि अब यहाँ पर इलेक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं या कुछ इंटरव्यू में भी बातें आती हैं कि कैसा इलेक्शन था, क्या था, किस तरीके से, किन किन लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन था या इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो अब हम अगले स्लाइड में ये बातें करेंगे कि ये जो इलेक्शन था वो संविधान सभा का कैसा इलेक्शन था, किस तरीके से इलेक्शन हुआ था। अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो एक तो ये सबसे पहली बात, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ये कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। जनरली हम लोग जो लोकसभा में वोट देते हैं या जो आम जनता जो वोट देती है लोकसभा के लिए या राज्यों की विधानसभा के लिए या मुखिया के लिए, वार्ड पार्षद के लिए, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग, आम जनता डायरेक्ट नहीं वोट करती है, आम जनता किसी को वोट किया और उन लोगों ने अगले को वोट किया, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट चुनाव। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आम जनता क्या करती है, सांसद को चुनती है, विधायक को चुनती है, फिर सांसद और विधायक लोग मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया, इस तरीके से इनडायरेक्ट चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो ये संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था, जो 296 सीट पर होने थे, वो कैसा चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। यानी कि प्रांत में जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो उस प्रांतीय सभा में जो सदस्य हैं, वो सदस्य क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, है ना। बिहार के प्रांत के कुछ सदस्य जो थे वो क्या करेंगे, बिहार के सदस्य को चुन करके भेजेंगे संविधान सभा में। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार से संविधान सभा में 36 मेंबर चुन करके गए थे। टोटल बिहार से जो है 36 मेंबर संविधान सभा में उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इलेक्शन की बात समझ में आती है, अप्रत्यक्ष चुनाव था। और इसकी प्रणाली पर अगर हम बात करते हैं, प्रणाली पूरे देश भर में, विश्व भर में इलेक्शन की कई सारी प्रणालियां हैं। ठीक है, हम अपने देश में अगर बात करते हैं तो हमारे देश में जनरली 2 तरह की प्रणाली इलेक्शन के लिए यूज़ में आती है। उस पर बात करेंगे कौन कौन सी प्रणाली है। पहले यहाँ पर देखते हैं ये प्रणाली कैसी थी। तो एकल संक्रमणीय, इसे हस्तांतरणीय भी बोलते हैं। अनुपातिक, मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या थी, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रणाली यूज़ की गई थी। अब ये प्रणाली क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बस आपको अभी ये याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव था। और प्रणाली कौन सी यूज़ की गई थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। इसे ही हम लोग एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये ध्यान देना कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की प्रणाली समझ में आ गई, इस पर अभी ध्यान नहीं देना। इस पर हम लोग कल बातें करेंगे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली कैसे होता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसके बेनिफिट क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आज हम लोग अपनी बात इस पर नहीं एक्सटेंड कर करके इसको अभी हम कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और थोड़ा लॉन्ग क्लास हो जाएगी इसको लेकर के। आपको बस याद रख लेना है आज के एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अब निर्वाचन हो गया, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट परिणाम निकलेगा इलेक्शन का। तो अब परिणाम पर बात करते हैं। परिणाम में हम सभी को पता है जो मेन पार्टी उस समय थी पूरे देश भर के लिए वो कांग्रेस ही थी, और दूसरी कौन थी तो मुस्लिम लीग थी। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती है, और जो अन्य दल थे, अन्य जो छोटे छोटे दल थे उन्हें 7 सीटें प्राप्त हुई, और जो क्षेत्रीय पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी नहीं, जो क्या कहते निर्दलीय थे, क्षेत्रीय पार्टी में यही अन्य आ गए, निर्दलीय को 8 सीटें प्राप्त होती है। अन्य मतलब अन्य क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को 73, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 7 सीटें और निर्दलीय को 8 सीट। टोटल अगर इसको ऐड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये फिर से आपको ध्यान देना होगा, अब 389 पर नहीं जाना है। ये इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन टोटल और टोटल 296 पर ही हुए थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये टोटल कितना के लिए है, 296 के लिए। इसको अगर आप ऐड करेंगे इतना पुर जाएगा। ठीक, ठीक ठीक है। अब आप देख सकते हैं कांग्रेस को की क्या स्थिति है। कांग्रेस की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। तो कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय को देखते हुए कुछ लोगों ने तर्क दिया, कुछ लोगों ने अपनी टिप्पणी की है भारत के संविधान सभा के बारे में, जिसमें एक ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं इतना कांग्रेस को इतना अधिक सीट मिलने पर ग्रैनविले ऑस्टिन कहते हैं ऐसा लगता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा ही कांग्रेस है, क्योंकि संविधान सभा में इतने अधिक लोग कौन जा रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, भारत है, क्योंकि पूरे भारत में कांग्रेस का ही उस समय में क्या था, एक तरह से दबदबा था। ठीक है, तो ये हो गया संविधान सभा के इलेक्शन के परिणाम के बारे में। अब हमें कुछ बातें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में निर्वाचन का जो प्रणाली था वो क्या था, और बाकी जो बातें हमको समझ में आती है कि जो कितना सीटें प्राप्त हुई, और इतना अधिक कांग्रेस को इतना अधिक सीट मिलने पर ग्रैनविले ऑस्टिन क्या कहते हैं, इतना अधिक सीट मिलने पर कहते हैं कांग्रेस ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। एक टिप्पणी और करते हैं वो ग्रैनविले ऑस्टिन, ये थोड़ा फेमस है और कई बार पूछा जाता है ये किसका कथन है। ये एक ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं। ये एक बात और करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक निकाय मतलब बॉडी,
एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, यानी कि ऐसा लगता है कि भारत में बस एक ही दल है, दूसरा दल है ही नहीं। तो संविधान सभा क्या है? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये कौन कह रहे हैं? ग्रैनविले ऑस्टिन कह रहे हैं। कौन है ये? ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेनली जानेंगे कि जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, आप लोग हमेशा से सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ इंडिया में भी 4 चुनाव ऐसे हैं जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और जो जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, आज की तारीख में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, और विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव भी कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत होता है। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आज नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए उस टॉपिक को मैं कल के लिए छोड़ रहा हूँ और बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज तक आप केवल सुनते आ रहे होंगे अनुपातिक मतदान प्रणाली, अनुपातिक मतदान प्रणाली। कल बात करेंगे वो वर्क कैसे करता है, उसका लाभ क्या है, और उसकी बाध्यताएं, उसकी सीमाएं क्या हैं। कुछ ना कुछ सीमाएं तो हैं, तभी तो हम लोग क्या हर जगह उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।